इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। नागपुर की सभा में इकट्ठे हुए मेरे सारे साथियों, मैं नागपुर में काफी फील्ड वर्क भी कर चुका हूं और 1977 से उत्तर भारत में जाने के बाद कई बार नागपुर में आने का मौका मिला है और मौके के हिसाब से अपने ख्यालात नागपुर के और विदर्भा के साथियों के सामने रखे हैं। ये पहली बार है कि मैं अंबेडकर जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को आप लोगों के बीच में आया हूं। आज के दिन मेरा प्रोग्राम पहले दूसरी जगह रखा हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र के साथियों को आज के दिन मैं एक विश्वास दिला सकूं, एक भरोसा दिला सकूं, उनमें हिम्मत और हौसला पैदा कर सकूं। जो बात वो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जिस बात के ऊपर उनको भरोसा नहीं है, उस बात पर उनको भरोसा हो सके, आज के दिन मैं वो बात कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। वो बात क्या है कि इस देश की ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था के आधार पर इस देश में जिनको हम बहुजन समाज के लोग कहते हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हैं, ट्राइब के हैं, बैकवर्ड के हैं, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इस देश में उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इस देश की ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था के कारण देश के कोने कोने में इस व्यवस्था के खिलाफ समय समय पर आवाज बुलंद हुई। मैं वो पूरी बात में तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मॉडर्न इंडिया में आज के ज़माने में ब्राह्मणवाद की जो समाज व्यवस्था है, उससे जो बहुजन समाज को नुकसान पहुंचा है, उसके खिलाफ सबसे ऊंची आवाज महाराष्ट्र में बुलंद हुई। आज के ज़माने में 1848 से लेकर महात्मा ज्योतिराव फुले से लेकर 1956 तक 108 साल लगातार इस ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद होती रही। इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। ये व्यवस्था देशवासियों के इंसान और उसकी इंसानियत के हित की व्यवस्था नहीं है। ये बात महात्मा फुले ने लंबे अरसे तक कही और इसमें परिवर्तन होना चाहिए।
उसके लिए उन्होंने बहुत सा संघर्ष किया, लोगों को तैयार किया। 1891 तक वो काम करते रहे। उसके बाद 1922 तक शाहू महाराज ने इसी दिशा में काम किया। उसके बाद 1956 तक बाबा साहब अम्बेडकर ये बात कहते रहे और ये बात बनाने की कोशिश करते रहे। 108 साल लंबा संघर्ष, सोचने के बाद, विचार करने के बाद 108 साल लंबा अटूट संघर्ष महाराष्ट्र में रहा। लेकिन उस संघर्ष के बाद आज हम महाराष्ट्र में देखते हैं कि उस संघर्ष का कुछ असर नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में 108 साल लंबे संघर्ष का जितना असर होना चाहिए था उतना असर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? उसका कारण क्या है और उसके परिणाम क्या है? ये सारी बातें सोचने पर हम लोग मजबूर होते हैं। महात्मा फुले ने सामाजिक परिवर्तन की लहर को शुरू किया। फादर ऑफ इंडिया सोशल रेवोल्यूशन, इस किस्म की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके बारे में कही, उनके बारे में लिखा गया फादर ऑफ इंडिया सोशल रेवोल्यूशन। पूरे भारत में, देश में सामाजिक क्रांति लाने वाले उनको कहा गया। शाहू महाराज ने बात को आगे बढ़ाया। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में शाहू महाराज ने कहा कि अब मेरे बाद ये बात को आगे बढ़ाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को के संघर्ष में कामयाबी हो, उसके लिए उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन उसी महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर को 18 साल तक अपमानित किया गया। महाराष्ट्र में 18 साल तक असेंबली में रेजोल्यूशन पास हो गया। महाराष्ट्र की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हो गया कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम के साथ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो नाम जोड़ने के लिए 18 साल का समय लगा। 18 साल तक बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित होना पड़ा। अगर उससे मैं क्या सबक सीखता हूं कि अगर फुले का असर, शाहू महाराज का असर महाराष्ट्र में होता तो बाबा साहब को अपमानित ना होना पड़ता। अगर फुले का असर, शाहू की विचारधारा का असर महाराष्ट्र में होता, महाराष्ट्र के लोगों पर होता, तो तब बाबा साहब अम्बेडकर को, जो परिवर्तन की लहर को आगे बढ़ा रहे थे, उनको अपमानित ना होना पड़ता। उनको अपमानित क्यों होना पड़ा? कि फुले और शाहू की जो भी विचारधारा थी महाराष्ट्र में उसके ऊपर पानी फिर गया। महाराष्ट्र में उसके ऊपर पानी फिर गया और ब्राह्मणवादी विचारधारा जो
गांधीवाद के रूप में दोबारा से उभरी, उसने आहिस्ता आहिस्ता फुले और शाहू की विचारधारा को हजम कर लिया। ब्राह्मणवादी विचारधारा ने जो गांधी जी की देखरेख में फिर से देश भर में उभरी, महाराष्ट्र में उभरी, उस विचारधारा को हजम कर लिया जो आज माली या कुनबी कम्युनिटी के लोग हैं, जिनमें फुले शाहू पैदा हुए, उन लोगों पर ही उस विचारधारा का असर नहीं रहा। बहुजन समाज के लिए वो विचारधारा बनी, उसका असर नहीं रहा। आखिर में जब मैं महाराष्ट्र में रहा करता था, कुछ काम करता था, सीखता था, लोगों से जगह जगह घूमता था, तो तब मुझे ये देखने को मिल रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर को महाराष्ट्र में उनका जिंदा रहते हुए सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट का ही सहयोग मिला, और उनके जाने के बाद जिन लोगों का उनको सहयोग मिला, जिन लोगों को उन्होंने तैयार किया, वो भी आहिस्ता आहिस्ता गांधीवादी विचारधारा के सामने घुटने टेकने लगे। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी गांधीवादी विचारधारा के सामने घुटने टेकने लगे। क्यों टेकने लगे? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अम्बेडकरवादी विचारधारा को अपनाकर वो अपने एमएलए नहीं जिता सकते हैं, वो अपने एमपी नहीं जिता सकते हैं, वो सरकार में भागीदारी हासिल नहीं कर सकते हैं, वो सरकार नहीं बना सकते हैं। पहले फुले और शाहू के लोगों को लगा, फिर अम्बेडकर के लोगों को लगा। तो मैंने ऐसा सोचा कि अगर इस देश में परिवर्तन लाना है, इस देश की ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था जो गैर बराबरी के आधार पर बनी हुई है, इसको बराबरी के आधार पर लाना है, तो मुझे तो कोई और रास्ता नजर नहीं आता है। फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आता है। ऐसा मेरा ख्याल महाराष्ट्र में बना। लेकिन मैंने सोचा कि जब महाराष्ट्र के लोगों का दिल टूट गया है, उनको भरोसा नहीं है, तो इस विचारधारा को किसी और जगह आजमाया जाए। इस विचारधारा को फैलाया जाए। ये तो महाराष्ट्र में ही घुटकर रह गई है। अंबेडकर के बारे में तो कुछ लोग जगह जगह जानते भी हैं, खासकर शेड्यूल्ड कास्ट के लोग जानते हैं, लेकिन फुले शाहू के बारे में तो महाराष्ट्र के बाहर किसी को कानो कान खबर नहीं है। फुले को कहा जाता है कि फादर ऑफ इंडिया सोशल रेवोल्यूशन। देश में, पूरे देश के वो सामाजिक क्रांति के पितामह है, लेकिन देशवासियों को तो उनके नाम का भी पता नहीं है। फुले नाम का कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, उसका ही पता नहीं उसने कुछ किया है, क्या किया है उसका पता नहीं है। शाहू महाराज के बारे में तो बिल्कुल पता नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसको कहां फैलाया जाए। दिल्ली चले गए। दिल्ली के नजदीक जमुना बहती है, थोड़ी दूर गंगा बहती है। तो गंगा जमुना की धरती की तरफ देखा
तो ये ऋषि मुनियों की धरती है। इधर से तो ब्राह्मणवाद पैदा हुआ है, ऋषि मुनियों ने इधर से पैदा हुआ किया है इस ब्राह्मणवाद को। तो भाई जब महाराष्ट्र में लोग फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को नहीं अपना पाए हैं, उनको भरोसा नहीं है। ये नहीं है कि इस विचारधारा से उनको कोई नफरत है, लेकिन भरोसा नहीं है कि उनका लालच पूरा हो सकता है, वो एमएलए, एमपी और मंत्री बन सकते हैं, ये उनको भरोसा नहीं है। तो भाई ये भरोसा ऋषि मुनियों की धरती में, गंगा जमुना की धरती में कैसे लोगों को होगा? लेकिन हम लोगों ने काम शुरू किया, बात को बढ़ाया। आज मैं इसलिए ये बात कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। अंबेडकर जयंती के मौके पर दूसरी जगह का प्रोग्राम कैंसिल करके आपके बीच में आया हूं कि जब फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा ऋषि मुनियों की धरती में कामयाब हो सकती है, एमएलए, एमपी और मिनिस्ट्री बना सकती है, तो भाई उनकी अपनी धरती में क्यों कामयाब नहीं हो सकती है? मैं ये बात कहने के लिए पहले भी बहुत बार कह चुका हूं, लेकिन आप लोगों को लगता था कि शायद ये बात तो ठीक है और हम काशीराम से ज्यादा जानते हैं इस बात को, लेकिन ये बात कामयाब नहीं हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों के पास इस विचारधारा को नहीं लाया हूं कि ये फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा है। मैं इसलिए लाया हूं और सारे देश में इसको ले जा रहा हूं कि हमें इस देश में परिवर्तन लाना है। हमें इस देश में परिवर्तन लाना है। परिवर्तन किसी विचारधारा के आधार पर ही लाया जा सकता है। मौके के हिसाब से हमें विचारधारा को बनाना है। आज के हिसाब से विचारधारा को हमें बनाना होगा। आज फुले शाहू अंबेडकर हमारे बीच में नहीं है, वो हमें सलाह देने के लिए नहीं आएंगे। जो भी आज के समय में हमें विचारधारा बनानी है वो तो हम लोगों को बनानी होगी, लेकिन अगर इसकी हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी रखनी है, 1848 से इसको जोड़ना है और आगे बढ़ाना है, और ऐसा लगता है कि ये काम शायद हमारी जिंदगी में पूरा ना हो, आने वाली पीढ़ियों को हमें तैयार करना है, तो फिर इस विचारधारा को हमें अपनाना ही होगा। फुले शाहू अंबेडकर तो 3 महापुरुष हैं। मुझे सारे देश में ऐसे लगभग 100 महापुरुष नजर आते हैं। अब समय का अभाव होने के कारण मैं उन सब के बारे में जिक्र नहीं कर पाऊंगा। मैं देश भर में घूम रहा हूं। जब मैं बंगाल में गया तो मुझे पता चला कि बाबा साहब अंबेडकर को जब गांधी जी और उनकी कांग्रेस ने चैलेंज कर दिया कि इनको किसी भी हालत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुनकर हम नहीं जाने देंगे, तो बाबा साहब अंबेडकर बॉम्बे से चलकर कलकत्ता गए, कलकत्ता से चलकर जयसुर और खुलना गए। कलकत्ता से आगे जयसुर और खुलना है चंडाल लोगों की धरती है। चंडाल लोग उधर बड़ी संख्या में रहते हैं। तो उन चंडालों ने, जिनकी संख्या उधर बहुत ज्यादा थी, तो उस संख्या के आधार पर उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को चुनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1946 में भेजा।
जब बाबा साहब अंबेडकर को पूरे देश में उनके लोग किसी जगह से चुनकर लाने लायक नहीं थे, तो चंडालों ने चुनकर उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा। क्या कारण है चंडालों ने चुनकर भेजा? चंडालों के बीच में जाकर तो बाबा साहब ने काम नहीं किया था। क्या कारण है उन्होंने चुनकर भेजा? क्योंकि उधर भी उनके देश में भी, चंडालों के देश में भी, चंडालों के उन क्षेत्र में भी हरिचंद, गुरुचंद नाम के दो महापुरुष हुए हैं। उन्होंने सामाजिक क्रांति के लिए बाबा साहब अंबेडकर से बहुत पहले काम शुरू किया था। उधर भी जो आज चंडाल लोग, आधे से ज्यादा तो बांग्लादेश में रहते हैं, आधे से कम लगभग 2 करोड़ बांग्लादेश में रहते हैं, 1.5 करोड़ हमारे देश में रहते हैं। तो उस वक्त तो देश एक ही था। तो उन चंडालों में हरिचंद, गुरुचंद नाम के 2 चंडाल महापुरुष पैदा हुए। उन्होंने सामाजिक क्रांति की लहर उधर शुरू की, उनमें भावना पैदा हुई, उनकी बात उन्होंने बहुत आगे बढ़ाई। और आज जिस तरह से आज बाबा साहब को मानने वाले लोग इधर अपने आप को माहर नहीं कहते हैं, बुद्धिस्ट कहते हैं, अब हरिचंद, गुरुचंद को मानने वाले लोग अपने आप को चंडाल नहीं कहते हैं, वो नमःशूद्र कहते हैं। और 1901 से वो नमःशूद्र अपने आप को कहते हैं। और 1901 की जो सेंसस है उसमें सरकार ने उनको नमःशूद्र लिखा है। तो इस तरह से अगर दक्षिण भारत की तरफ हम जाते हैं, जैसे छुआछूत के खिलाफ या टेंपल एंट्री के लिए बाबा साहब ने नासिक में सत्याग्रह किया, 1930 से 35 तक किया। लेकिन उससे पहले 30 मार्च 1924 को नारायण गुरु के चेलों ने केरला में वैकम का सत्याग्रह शुरू किया था। किन लोगों ने किया था? जिन लोगों को आज शेड्यूल कास्ट में वो लोग नहीं है, ईडवा लोग, ईडवा और नाडार। कामराज नाडार का नाम आपने सुना होगा। तो कामराज नाडार उसी कम्युनिटी के हैं। उस वक्त 1924 में नाडार औरतों को, तो उनको ऊपर का हिस्सा ढकने की ब्राह्मणवाद के आधार पर इजाजत नहीं थी 1924 तक। 1924 कोई बहुत लंबा अरसा नहीं है। और उन नाडार लोगों को, उन ईडवा लोगों को, जिनकी संख्या आज भी केरला में सबसे ज्यादा है, तमिलनाडु में बहुत है, तो उन लोगों को मंदिर के चारों तरफ जो सड़कें हैं उन पर घूमने की इजाजत नहीं थी। वैकम में जो मंदिर है उसके चारों तरफ सड़कों पर घूमने की इजाजत नहीं थी। तो नारायण गुरु और उनके जो शागिर्द थे माधवन, उन्होंने कहा कि जिन सड़कों पर जानवर घूम सकते हैं, पेशाब कर सकते हैं, गोबर कर सकते हैं, कुत्ते घूम सकते हैं, कुत्ते पेशाब कर सकते हैं, उन पर हम क्यों नहीं घूम सकते हैं? जब नाडार लोगों ने, जब ईडवा लोगों ने ये बात कहनी शुरू की, तो शेड्यूल कास्ट में जो और गिराए गए लोग थे, पुलाया लोग, उन्होंने भी उनका साथ दिया कि हमें इधर घूमने की इजाजत होनी चाहिए। उन्होंने सत्याग्रह किया
जब उन्होंने सत्याग्रह किया तो बुलाया एक नौजवान को, ये चूना जो आप पान में डालते हैं, ब्राह्मणवाद के आधार पर कानूनी तौर पर उनकी आंखों में चूने से भर दी गई, वो उनकी आंखों में चूना भर दिया गया कि इसको ये सजा मिलनी चाहिए। वो बेचारा मर गया उधर, उसको तड़पा तड़पा कर मारा गया 1924 में। और ये पेरियर रामास्वामी नायकर, जिनको आज आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो तमिलनाडु कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तमिलनाडु कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो वो चलकर वैकम में आए, उन्होंने सत्याग्रह को बढ़ावा दिया। तो गांधी जी की देखरेख में उस वक्त कांग्रेस चल रही थी, तो गांधी जी ने उनसे कहा कि भाई कांग्रेस का कोई आदमी सत्याग्रह में हिस्सा नहीं ले सकता है। तब उन्होंने अपनी पार्टी को, कांग्रेस को छोड़कर और कांग्रेस के अध्यक्ष पद को छोड़कर उन्होंने वो सत्याग्रह को कामयाब बनाने में सहयोग दिया और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू की। मान और सम्मान के साथ हम लोग रह सकें, इस किस्म की लहर उन्होंने शुरू की। तो 1925 में 600 दिन के बाद वो सत्याग्रह कामयाब हुआ। नाडार लोगों को, ईडवा लोगों को, पलाया लोगों को मंदिर के बाहर सड़क पर घूमने की इजाजत मिली। तो इस किस्म का जो सामाजिक परिवर्तन के लिए देश के कोने कोने में जो संघर्ष हुआ है, मैं ये समझता हूं कि हमें उस सारे सबक से, सारे संघर्ष से सबक सीखना चाहिए और सबक सीखकर, उस सारे संघर्ष से सबक सीखकर और हमारे बुजुर्गों के संघर्ष से जो विचारधारा बनी है, उस विचारधारा को अपनाकर तो हमें ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा।